हेलो स्टूडेंट, बहुत स्वागत है रजनीश स्टडी लेक्चर के इस लेटेस्ट वीडियो में। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12 फिजिक्स का बोर्ड पेपर सेट 2 आज हम करने वाले हैं। सेट 1 हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिए थे। अगर वो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। उसमें हम 35 क्वेश्चन मिलजुल करके ख़त्म कर दिए थे। आज हम सेट 2 में 36 से 70 क्वेश्चन तक करने वाले हैं, जिसमें 1 मार्क्स क्वेश्चन, 2 मार्क्स क्वेश्चन और 5 मार्क्स क्वेश्चन देखने वाले हैं। आप सारा का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देखिएगा, वीडियो पूरी देखिएगा, इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, 36 नंबर प्रश्न कहता है कि एक्स कोई तत्व है, जेड क्या होता है, जेड होता है परमाणु संख्या, और ए क्या होता है, ए होता है एटॉमिक मास, द्रव्यमान संख्या। ठीक है, का अल्फा 6 निम्नलिखित में से कौन सा निरूपित करता है। जो अल्फा होता है, अल्फा 6 होता है। अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है हीलियम का नाभिक। अल्फा का होता है हीलियम का नाभिक। और हीलियम में क्या होता है, हीलियम में क्या होता है कि 2 होता है इसका परमाणु संख्या और 4 होते हैं इसका द्रव्यमान संख्या। ठीक है, तो हीलियम में किसका कर रहा है, अल्फा 6 हो रहा है। तो ठीक है, अल्फा 6 हो रहा है तो क्या हो जाएगा, जो हीलियम है इसमें से कितनी की कमी हो जाएगी, 2 की कमी हो जाएगी, किसमें, परमाणु संख्या में। ठीक है, और एटॉमिक मास में कितने का कमी आ जाएगा, 4 की। 6 का मतलब होता है कमी। ठीक है, और क्या बचेगा, ये बचेगा। तो आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, जो देख लीजिए, दोनों माइनस में होना चाहिए, दोनों माइनस में होना चाहिए, ऊपर नीचे, यानी करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या इस क्वेश्चन का आपको आंसर पता था, पता था तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। चलिए अगले प्रश्न के चलते हैं। चलिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 37 को देखिए। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कण नहीं है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल पार्टिकल्स। बताइए इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। क्या न्यूट्रॉन होता है, क्या प्रोटॉन होता है, क्या न्यूट्रॉन होता है, क्या प्रोटॉन होता है, क्या अल्फा पार्टिकल होता है, या इलेक्ट्रॉन होता है, जो आपको बताना है। देखिए, मौलिक कण जो हम जानते हैं कितना होता है, 3 ही होता है। इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। तो लेकिन कौन नहीं है जो पूछ रहा है, फंडामेंटल पार्टिकल। तो ये फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है, अल्फा कण, यानी कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, 38 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। चलिए, क्या कहता है टीबी प्रसारण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवृत्ति का प्रयास होता है। टीबी प्रसारण के लिए जो आवृत्ति का प्रयास होता है वो होता है 30 से 300 मेगा हर्ज, मेगा हर्ज। तो आप मेगा हर्ज से आप भी याद रख सकते हैं। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप सिर्फ मेगा हर्ज याद रख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, 30 से 300 मेगा हर्ज। चलिए प्रश्न संख्या 39 कहता है क्षीणता को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सही है। तो क्षीणता को मापने के लिए हम लोग जो उपयोग करते हैं वो करते हैं डेसिमल का। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, डेसिमल, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्षीणता को मापने के लिए डेसिमल का हम लोग उपयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 40 नंबर कहता है एक पी प्रकार के अर्धचालक होता है। पी प्रकार का अर्धचालक क्या होता है, न्यूट्रल होता है या अनावेशित होता है, अनचार्ज होता है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन को देखिए। कहता है हाइड्रोजन परमाणु के लिए, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम कक्षीय जो कोणीय संवेग होता है वो क्या होता है। क्या एच होता है, क्या h/2 होता है, क्या h/2 पाई होता है, क्या h/लैम्डा होता है। बताइए इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। देखिए, जो हाइड्रोजन के लिए दिए थे कक्षीय, बोर भाई साहब ने दिए थे, बोर वैज्ञानिक ने दिए थे, एम वी आर बटा क्या होता है, n/h/2 पाई। ठीक है, और पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में क्या, क्या न्यूनतम के लिए, ठीक है, न्यूनतम के लिए कोणीय वेग जो होता है वो क्या होता है। तो देखिए, जो न्यूनतम क्या होता है, n=1 पर, यानी कि कक्षा, पहला कक्ष में, यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 रख दीजिएगा 1 की जगह पर, तो h/2 पाई, यानी करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, h/2 पाई, यानी ऑप्शन
सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 को देखा जाए। कहता दाता द्रव परमाणुओं की संयोजकता होती है। दाता द्रव में परमाणुओं की संयोजकता जो होती है वो कितनी होती है? तो 5 होती है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 5 होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कहता वोल्ट मीटर मापता है। वोल्ट मीटर क्या मापता है? क्या प्रतिरोध मापता है, क्या धारा मापता है, क्या विभवांतर मापता है, या इनमें से कोई नहीं? वोल्ट मीटर क्या मापता है? वोल्ट मीटर एक यंत्र है जो क्या मापता है? तो विभवांतर को मापता है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को मापता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? 2 मार्क्स का पूछता है। ठीक है, क्या आपको इसका आंसर पता है? अगर इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में एकदम कॉन्फिडेंस के साथ लिख दीजिए। कहता आवेश का आयतन घनत्व की परिभाषा दें और इसका ऐसा ही मात्रक लिखें। कितनी बार ये क्वेश्चन हमने करवा रखा है, मॉडल पेपर में भी थी और चैप्टर वाइज वाला में था। तो इसमें से एक प्रश्न पूछता है, तो इसलिए इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, आयतन आवेश क्या होता है? आयतन आवेश होता है रो। ठीक है, आयतन आवेश होता है रो। तो कहता है एकांक आयतन में जो आवेश की मात्रा होती है, एकांक आयतन में जो आवेश की मात्रा होती है वही क्या होता है? आयतन आवेश घनत्व, वॉल्यूम डेंसिटी होता है। ठीक है, आयतन आवेश घनत्व, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज। ठीक है, और जो इसका मात्रक अगर निकालोगे तो क्या हो जाएगा? क्यू का होता है कूलाम। अब क्या है? आयतन है, तो आयतन का होता है मीटर क्यू। इसको लिखना चाहता है तो इस तरह का वैसे लिख सकते हो, वोल्ट मीटर फॉर क्यू। ठीक है, तो ये पता था आपको तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। ठीक है, इसकी परिभाषा और ऐसा ही मात्रक लिख के आपको आना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 1 नंबर वाला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है 1/4πε0 का जो मान होता है वो क्या होता है? क्या 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है, या 9 × 10⁻−9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर? क्या 9 × 10⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होता है, या 9 × 10⁻−12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है? जो आपको बताना है। तो देखिए पहले 1/4πε आया कहाँ से? तो देखिए अब कूलम का नियम से पढ़े होंगे, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो इसी K का मान होता है कितना? 1/4πε0। ठीक है, और जो इसका गणितीय मान होता है वो होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका मात्रक होता है, यानी करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो, अगर आप पढ़े होंगे तो ये याद रखे होंगे। ठीक है, यहीं से सब आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 को देखा जाए। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? देखिए सब में विद्युतीय क्षेत्र है, तो विद्युतीय क्षेत्र का ही आपको फॉर्मूला पता करना है। तो देखिए विद्युतीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो क्या होता है? वो होता है ई वेक्टर बराबर क्या होता है? एकांक आवेश के ऊपर जो लगने वाला बल होता है उसी को अपन क्या कहते हैं? विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। यानी करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 को देखा जाए। कहता है विद्युत विभव बराबर होता है, देखो डायरेक्ट आपसे एकदम फॉर्मूला ही पूछ दिया गया है, डायरेक्ट फार्मूला। तो इसीलिए कहते हैं बोर्ड कभी हार्ड नहीं पूछता, डायरेक्ट फार्मूला पूछ देता है। चलिए बताइए, आप अगर विद्युत विभव का अगर परिभाषा भी पढ़े होंगे उससे भी आप निकाल सकते हैं। तो विद्युत विभव बराबर क्या होता है कि एकांक आवेश के ऊपर जो किया गया कार्य होता है, एकांक आवेश के ऊपर जो किया गया कार्य होता है
वहीं तो होता है विद्युत विभव, यानी करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। मक्खन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत आसान था। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 को देखा जाए। कहता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक क्या होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक क्या होता है। पहले हम समझते हैं कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। जो देखिए, समान परिमाण लेकिन चिन्ह विपरीत, समान परिमाण लेकिन चिन्ह विपरीत के दो आवेश एक अत्यंत निकट दूरी पर स्थित होता है। मान लीजिए ये दूरी R होता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसको विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से सूचित करते हैं। तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है कि जब कोई एक आवेश को उसके बीच की दूरी से गुना कर देते हैं तो हमारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आ जाता है। यानी कि क्या आ जाता है, कोई एक आवेश ले लीजिए, जैसे हम प्लस आवेश ले लेते हैं और इसके बीच की दूरी से अगर हम गुना कर दें, अगर हम बीच की दूरी से क्या कर दें, गुना कर दें, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, और इसका हमको पूछ रहा है क्या, हमको पूछ रहा है SI मात्रक। तो देखिए SI मात्रक क्या हो जाएगा, जो देखिएगा SI मात्रक, SI मात्रक क्या हो जाएगा, देखिए P बराबर होता है Q इंटू L, या और जो आप लंबाई लेंगे उसके हिसाब से। तो Q का क्या होता है, कूलाम। ठीक है, और R का दूरी का क्या होता है, मीटर, यानी कूलाम मीटर हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। यानी देखिए कूलाम मीटर किस में है, तो ऑप्शन नंबर A में है, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर A करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, मक्खन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। कहता है 1 फराड बराबर होता है, अगर आप चैप्टर नंबर 2 को पढ़े होंगे, धारिता और विभव को, तो उसमें ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आप बताइएगा 1 फराड बराबर क्या होता है, 1 फराड बराबर क्या होता है। देखिए पहले जानिए कि धारिता क्या होता है। देखिए C बराबर क्या होता है, Q बटा, C बराबर होता है, C बराबर होता है Q बटा V, C बराबर होता है Q बटा V होता है, V होता है। तो अगर इसका मात्रक निकालें तो क्या हो जाएगा, C का हो जाएगा कूलाम। ठीक है, कूलाम, इसका हो जाएगा वोल्ट, वोल्ट। तो इसी को तो अपन क्या कहते हैं, फराड कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, फराड कहते हैं, फराड। ठीक है, इसी को फराड कहते हैं। तो 1 फराड बराबर कितना पूछ रहा है कि 1 फराड बराबर कितना होता है। तो 1 फराड बराबर कितना हो जाएगा, 1 कूलाम, और क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट। आप इसी को कैसे लिख सकते हैं, 1 कूलाम और पर वोल्ट। तो करेक्ट आंसर देखिए किस में है, तो ऑप्शन एक ही गो में है, जो कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 को देखिए। कहता आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा होगी, जो U होता है वो, इसका फॉर्मूला क्या होता है स्थितिज ऊर्जा का। आवेशित चालक के लिए स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, क्या होता है, क्या CV² होता है, क्या 1/3 CV² होता है, क्या 1/2 CV² होता है, या 1/4 CV² होता है। बताएगा उसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। ये हम मॉडल पेपर वाला में ही करवाए थे। ठीक है, और चैप्टर वाइज वाला में भी करवाए थे। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो देखिए इसका हम 3 फॉर्मूला बताए थे। U बराबर, यानी स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, एक फॉर्मूला बताए थे Q² बटा 2C, 2C। और दूसरा जो फॉर्मूला बताए थे वो बताए थे 1/2, 1/2 CV²। ठीक है, और तीसरा फॉर्मूला हम बताए थे आपको, क्या बताए थे, होता है 1/2 QV, 1/2 QV। ये 3 फॉर्मूला स्थितिज ऊर्जा का बताए थे। तो इसमें देखिए कौन सा फॉर्मूला है, सब है CV में, यानी कि CV वाला, ये बीच वाला हमको फॉर्मूला लगाना है।
ये बीच वाला फॉर्मूला हमको लगाना है, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1/2 CV स्क्वायर, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 50 को देखिए। कहता है औसत रंग पीला रंग के अपवर्तनांक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है, यानी कि औसत आपसे पूछा है कि क्या होगा। तो औसत क्या होता है, दो रंगों का योग और जो भी संख्या है उसका डिवाइड। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि म्यू बराबर हो जाएगा म्यू बराबर हो जाएगा म्यू और रेड के लिए अपवर्तनांक और म्यू भी, ठीक है, और बट जितना भी है उसका 2। औसत का मतलब वही ना होता है कि जो भी संख्या है उसका जोड़ और उस जो जितनी भी संख्या है उसका डिवाइड कर दीजिए, औसत आ जाएगा। यानी करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपका स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 51। कहता है समानांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति होती है पावर ऑफ पैरेलल हाइडेड ग्लास बल्बीज, बताइएगा इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। समानांतर सतह वाली जो स्लाइड होता है वो ग्लासेस का, उसका जो पट्टी होता है उसका क्या होता, शक्ति क्या होता है। समानांतर सतह वाली कांच की पट्टी क्या होती है, तो क्या होता है, शून्य होता है। यानी करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समानांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति क्या होती है, शून्य होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन को देखिए। कहता है कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर होता है, कोणीय वर्ण विक्षेपण का जो सूत्र होता है वो क्या होता है। तो कोणीय वर्ण विक्षेपण को आपको बताए थे हम मॉडल पेपर वाला में शायद। थीटा बराबर क्या होता है, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। ठीक है, वहाँ पर हमने ओमेगा निकाला था, तो इसका भी मान हमको आपको बताया गया था। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 को देखिए। कहता है खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। एस्ट्रोनॉमिकल जो टेलीस्कोप होता है वो होता है एफओ बड़ा होता है, एफओ क्या होता है, बड़ा होता है, और एफ ही छोटा होता है। मतलब कि एफओ क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, एफओ ऑब्जेक्ट का फोकस दूरी, और एफ ही यानी नेत्र का फोकस दूरी, ये उसका रिलेशन आ जाएगा। यानी करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है कि फोकस दूरी वाला बड़ा होता है, वस्तु की फोकस दूरी बड़ा होता है, यानी एफओ बड़ा होता है, एफ ही छोटा होता है खगोलीय दूरदर्शन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 को देखिए। कहता है हवा में एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है। जो हवा में एप्सिलॉन आर का मान होता है वो कितना होता है, तो 1 होता है। एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है, 1 होता है। यानी करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एप्सिलॉन आर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 को देखा जाए। कहता है विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान क्या होता है। द वॉल्यूम ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज, बताइएगा इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। क्या क्यू इंटू ई होता है, क्या क्यू बटा ई होता है, क्या ई बटा क्यू होता है, या रूट अंडर क्यू इंटू ई होता है। तो अभी बताए थे जो विद्युत क्षेत्र होता है वो क्या होता है, एकांक आवेश के ऊपर लगने वाला बल। तो यहाँ से बल का जो मान हो जाएगा, बल का ना पूछ रहा है, हाँ, तो बल बराबर क्या आ जाएगा, बल हो जाएगा क्यू इंटू ई, क्यू इंटू ई। तो देख लीजिएगा करेक्ट आंसर किस में है, क्यू इंटू ई। ओ भाई साहब, क्यू इंटू ई करेक्ट आंसर किस में है, तो ऑप्शन ए में करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए 56 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कहता है चित्र ए और बी के बीच समतुल्य होगा। तो देखिए ये जो शॉर्ट सर्किट हो गया इस संधारित्र में, तो ये तो खत्म हो गया, बच कौन गया ये, तो इसका मान क्या होगा सी के बराबर, यानी करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट सी हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या शॉर्ट सर्किट की वजह से खत्म हो गया, तो बच गया क्या, सी बच गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 57, कहता है प्रतिरोधों के समानांतर क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा समान रहती है। जो प्रतिरोध में होता है वो आई बदलता है, प्रतिरोध में आई बदलता है, तो यानी कौन सा समान रहता है, विभवांतर समान रहता है, यानी करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ पर श्रेणी क्रम पूछता, ठीक है, अगर यहाँ पर श्रेणी क्रम पूछता तो धारा हो जाएगा, धारा वहाँ पर समान रहता है और विभवांतर बदलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ही धारा बदलता है और विभवांतर समान रहता है। चलिए प्रश्न नंबर 58 को देखिए, कहता है 1 हेनरी बराबर होता है, 1 हेनरी बराबर कितना होता है, तो 1 हेनरी जो बराबर होता है वो होता है 10⁻³ mH, 10⁻³ mH, यानी करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 59 नंबर क्वेश्चन पर। चलिए प्रश्न संख्या 59, कहता है रेडियो एक्टिव तत्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। जो रेडियो एक्टिव तत्व होता है जो किसके बराबर होता है, ये होता है 1/λ के, 1/λ के, यानी करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर। चलिए प्रश्न संख्या 60 को देखा जाए, कहता है निम्नलिखित में से कौन सही है, यानी कि 12 का आपको द्विधारी बताना है कि क्या कौन सा हो जाएगा 12 का। तो इसको आप निकाल सकते हैं, अगर निकालना आता है तो बहुत बढ़िया, आप अगर निकाल के कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। देखिए सभी को निकालना चाहिए, बहुत ही अच्छा है 12। अगर देखिए इसको मैं 2 ही अंक से काट सकते हैं, ठीक है, इसको में क्या होता है, या तो 0 होता है या तो 1 होता है, यानी कि आप 2 ही से काट सकते हैं और इसके अलावा किसी से नहीं। तो 2 से काटिएगा, अगर 2 से काटेगा तो कट जाएगा, तो क्या लिखिएगा, 0 लिखिएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 बार में कट रहा है तो 0 6 लिख दिए, 2 बार में कट रहा है 3, यानी 0 हो जाएगा। ठीक है, और अगर नहीं कटेगा तो 2 बार में शेष 1 बच गया, ये 1 बच गया, तो नीचे से लेकर ऊपर तक लग गिन दीजिए, वहीं आपका द्विधारी हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा 0 0 1 1। इसका करेक्ट आंसर यही होगा। तो देखिए ऑप्शन किस में है, सॉरी नीचे से लेकर ऊपर तक ना गिनना है जी, हम ऊपर से गिनिए, नीचे से ऊपर तक गिनिए, यानी 1 1 0 0। देखिए करेक्ट आंसर किस में है, तो करेक्ट आंसर एक ही गो में है, जो कि 1 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी को निकालना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा निकाल के। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 61 को देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर साल एक क्वेश्चन इससे पूछता है लॉजिक गेट से। चलिए ये क्वेश्चन करिए, मूल गेट का निम्नलिखित में से कौन सा सही है। मूल गेट कौन कौन से होते हैं जो आपको बताना है, मूल गेट कौन कौन से होते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मूल गेट होते हैं, मूल गेट होते हैं, सॉरी एंड गेट, और गेट और नॉट गेट, ये 3 ही होते हैं मूल गेट। इनसे ही आगे बढ़ते हैं, अगर इनमें नॉट जोड़िएगा तो क्या बनेगा, नैंड गेट, इसमें नॉट जोड़िएगा तो क्या बनेगा, नॉर गेट। ठीक है, तो इससे ही बनता है आगे। तो मेन 3 यही होता है, मूल गेट, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। तो करेक्ट आंसर किस में है, देखिए करेक्ट आंसर ए में है, तो एक ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे एक क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है। अगर आज सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आपको अपने दोस्तों के या मित्रों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 62 को देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा आवेशित नहीं है। कौन सा ऐसा कण है जो आवेशित नहीं है, क्या फोटोन है, क्या अल्फा कण है, क्या बीटा कण है, या इलेक्ट्रॉन है।
बीच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट चार्ज, चार्ज कौन नहीं है, प्रोटॉन, बीटा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन। बताइए इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में आंसर को जरूर दीजिएगा ताकि आपको याद होते चले, ठीक है। इसलिए सिंसियरली से फुल एक्टिव होके अपना कमेंट में आंसर देते चलिए। चलिए बताइएगा इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। देखिए इलेक्ट्रॉन पर तो आवेश होता है, निगेटिव होता है, सभी लोग जानते हैं। बीटा क्या होता है, बीटा होता है रेडियो एक्टिव तत्व से निकलते हैं, ठीक है, रेडियो एक्टिव तत्व से निकलते हैं बीटा पार्टिकल। इसमें भी धनावेश होता है, ठीक है, धनावेश होता है। और अल्फा कण क्या होते हैं, वो हीलियम का नाभिक होते हैं, ठीक है, हीलियम का नाभिक होता है। इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो इस पर भी मूल रूप से क्या होता है, आवेशित होता है। लेकिन फोटोन जो होता है, फोटोन होता है वो आवेशित नहीं होता है, फोटोन आवेशित नहीं होता है। ये कब पैदा होता है, जब प्रकाश की किरणें यानी विद्युत चुंबकीय जब प्रकाश आता है, विद्युत चुंबकीय जो होता है वो किसी धातु पर पड़ता है, तब जाकर फोटोन उत्पन्न करते हैं, तो उसी को कहते हैं फोटोन, ठीक है। तो ये आवेशित कण नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइनस नेगेटिव चार्ज, ये कहाँ से निकलता है, बीटा किरणें, तो बीटा कण निकलता है रेडियो एक्टिव पदार्थ से, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर फोटोन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 को देखिए। कहता है कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड पीले का रंग का बताना है, यानी कार्बन प्रतिरोध का जो कोड होता है वो पीले रंग का बताना है। तो आपको याद करवाए थे वी बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, ठीक है। बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। तो इससे आप याद रख सकते हैं, देखिए बी 0 से स्टार्ट करेगा तो 0 1 2 3 4 यानी 4 पर आ रहा है, यानी करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इससे आप याद रख सकते हैं, ठीक है। बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। चलिए मक्खन हो गया, आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 64 कहता पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही होता है। पदार्थ का प्रतिरोध के लिए यानी प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मूला होता है। तो आप जानते हैं रो बराबर RAYL, करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रतिरोधकता का यही तो होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रो बराबर RA/L होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। चलिए ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 65 कहता है विभव प्रवणता बराबर होता है, विभव प्रवणता बराबर होता है। जो विभव प्रवणता होता है वो क्या होता है, विभव प्रवणता होता है dV/dx, ये होता है विभव प्रवणता, ये होती है विभव प्रवणता। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछेगा विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में जो संबंध होता है वो क्या होता है, तो E बराबर माइनस का dV बटा क्या होता है dx, माइनस का dV बटा dx, ये होता है विभवांतर और विद्युत क्षेत्र में रिलेशन। लेकिन आपसे पूछा जाए विभव प्रवणता तो होता है dV बटा dx। उम्मीद करता हूँ ये दोनों में मक्खन हो गया होगा डिफरेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 66 कहता है विद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रक होता है, विद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है, कमेंट करिए जल्दी से। विद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है, वीडियो को पॉज करिए और इसका सूत्र निकाल के इसका मात्रक निकालिए और कमेंट करिए। देखिए जो विद्युत फ्लक्स का जो सूत्र होता है इसे फाई द्वारा प्रदर्शित करते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है इंटीग्रेशन EdA, ठीक है, EdA। ई क्या होता है, ई होता है विद्युत क्षेत्र, डी क्या होता है, डी होता है क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसका अगर मात्रक निकालें तो क्या हो जाएगा, देखिए ई का क्या होता है, ई का हम पहले ही बताए थे क्या होता है, वोल्ट
पर मीटर, वोल्ट पर मीटर, ये होता है विद्युत क्षेत्र का, ठीक है। और जो ये क्या है, ये क्षेत्रफल है, तो इसको हम लिख देते हैं क्या, मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आप रिलेशन निकाल लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, तो क्या होता है, इसका हो जाता है वोल्ट पर मीटर, और डी ए क्या है, क्षेत्रफल है, तो इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो इसको करिएगा तब वोल्ट मीटर आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर किस में हो जाएगा, वोल्ट मीटर, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सूत्र भी आप याद रखिएगा, 2 नंबर वाला में आएगा, ठीक है, ये सूत्र आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 67, बहुत ही हल्का सवाल है, अगर क्वांटमीकरण पढ़े होंगे तो ये आपको एकदम हल्का लगेगा। कहता है Q बराबर एन ई निम्नलिखित में से कौन सा मान संभव नहीं है, एन का कौन सा ऐसा मान है जो संभव नहीं है। तो क्वांटमीकरण में आप पढ़े होंगे Q बराबर एन ई, जहाँ एन क्या है, एन है धनात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या है, क्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या, और ई क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो एन का मान पूछ रहा है, एन का मान कौन सा है जो संभव नहीं है। तो देखिए धनात्मक पूर्णांक होता है, यानी क्या होता है, पूर्णांक संख्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होना चाहिए, यानी भिन्नात्मक नहीं होना चाहिए। तो देखिए सी ऑप्शन में भिन्नात्मक दे दिया गया है, यानी पॉइंट में दे दिया गया है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 को देखिए, कहता है एक समानांतर पट का संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। समानांतर प्लेट संधारित्र के लिए सूत्र जो होता है वो क्या होता है, जो आपको बताना है। समानांतर प्लेट संधारित्र के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो वो होता है सी बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू ए वटा डी। तो देख लीजिएगा अपने हिसाब से करेक्ट आंसर किस में है, और देख के आंसर कमेंट में करिएगा कि कौन सा आंसर करेक्ट है, ठीक है। तो एक ही आपको दिख रहा होगा ऑप्शन ए, कमेंट में आंसर जरूर करते रहिएगा ताकि आपको याद होते चले, जो नहीं भी याद है वो वही याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 को देखिए, कहता है 59 को देखिए, कहता है विद्युत परिपथ के लिए विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है, विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है। तो विद्युत परिपथ की जो शक्ति होती है वी स्क्वायर बटा आर होता है, यानी आप पढ़े होंगे आई बराबर वी स्क्वायर बटा आर। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही हल्का सवाल, चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी ये 69 होना चाहिए, तो 69 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, वी स्क्वायर बटा आर। चलिए आगे बढ़ते हैं, 69 हो गया। चलिए ये रहा 70 नंबर प्रश्न, कहता धारितीय प्रतिघात होता है, धारितीय प्रति जो घात होता है वो क्या होता है। जब परिपथ में धारिता जोड़ा जाता है तो उसका जो प्रतिघात आता है यानी कि जेड आता है वो क्या होता है, जो आपको बताना है। जब केवल और केवल क्या हो, धारिता हो, तो क्या होता है, तो जो एक्सी होता है, सॉरी प्रतिबाधा नहीं है, प्रतिघात है। तो जो प्रतिघात होता है वो एक्सी बराबर होता है 1/ओमेगा सी, और जो ओमेगा बराबर होता है, सॉरी जो एक्स सी, हाँ जो एक्स सी बराबर होता है, सॉरी भाई जो ओमेगा बराबर होता है, ओमेगा बराबर होता है 2πf, ठीक है। तो यहाँ से आप ओमेगा का वैल्यू रख दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, एक्स सी बराबर 1/2πfc। तो यहाँ से आ जाएगा 2πfc, तो ये हो जाएगा, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। तो प्रतिघात जो होता है वो क्या होता है, वो होता है 1/ओमेगा सी, यानी करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा,
डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए क्लियर है क्या? अब आ रहा है 2 नंबर वाला प्रश्न, ठीक है। तो उसका जो आंसर है ये रहा 2 नंबरिया प्रश्न। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कहता है चालक की धारिता से आप क्या समझते हैं? क्या क्वेश्चन ये आपको आते हैं? अगर आते हैं तो कमेंट में इसकी परिभाषा जरूर लिखिएगा। अगर ये आते हैं तो ऐसा ही प्रश्न क्या आएगा बिहार बोर्ड में आएगा 2023 में। तो इसलिए कहते हैं कि इसमें क्वेश्चन को आप याद करते चलिए। तो कमेंट बॉक्स में लिखने से आपकी चीज़ें याद होती है। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। बताइए चालक की धारिता क्या होती है? देखिए जो धारिता होती है वो C बराबर क्या होता है Q/V, यानी एकांक विभव में जो आवेश की जो मात्रा होती है वो क्या होती है? धारिता होती है। तो इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। अगर इसका ऐसा ही मात्रक पूछे तो क्या हो जाएगा कूलाम पर वोल्ट, कूलाम पर वोल्ट जिसे हम लोग फैराडे के भी नाम से जानते हैं, ठीक है, फैराडे का भी नाम से जानते हैं। तो ये लिख के आइएगा, ठीक है। अगर इसका बीमीय सूत्र हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका बीमीय सूत्र अगर पूछ दे तो लिखिएगा। देखिए कूलाम का तो होता है 80, चलिए निकाल के आपको बताते हैं कि क्या होता है, ठीक है। देखिए कूलाम का होता है 80, चलिए क्योंकि आपको निकालना आना चाहिए क्योंकि बहुत ज़रूरी है, ये निकलवा देता है बिहार बोर्ड, क्वेश्चन आते हैं बीमा पर, ठीक है। और ये होता है 80। बोल्ट को क्या, बोल्ट क्या होता है? देखिए बोल्ट को आप इधर समझिए, बोल्ट होता है जूल पर कूलाम, ठीक है। अगर ये रिलेशन जानते हैं तो जूल का क्या होता है बीमा, कितनी बार बताए हैं, mL/T-2, कूलाम होता है 80, तो लिख दीजिए 80। तो यहाँ से फाइनली जो वोल्ट का निकल के आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, mL2, L2 है भैया, वो L2 है, ठीक है। T-1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 3, और A-1 ये हो जाएगा। तो यहाँ पर ये फाइनली क्या आ जाएगा mL2T-3 A-1, बहुत ही आसान। अगर दोनों को लिखना चाहते तो क्या आ जाएगा M-1 और L ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा L-2, ठीक है। T ऊपर जाएगा तो प्लस बन जाएगा यानी प्लस का 4, और A ऊपर जाएगा तो प्लस बन जाएगा यानी A2। तो करेक्ट आंसर आ गया हमारा, ये रहा धारिता का बीमीय सूत्र ये होता है, याद रखिएगा। कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि आपको याद होते चले, ठीक है। ये 2 नंबर डन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। चलिए फिर से अगला प्रश्न 2 नंबरिया। कहता किसी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स की परिभाषा दें। किसी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स की परिभाषा क्या होती है? देखिए जो विद्युतीय फ्लक्स होता है, वो कहता है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित सतह से होकर गुजरने वाली जो भी आपकी वल रेखाएं हैं, चुंबक जो भी विद्युत क्षेत्र वल रेखाएं हैं वो वही क्या कहलाएगी, वही कहलाएगी फाई यानी फ्लक्स, ठीक है। और फाई का अगर फॉर्मूला पूछे तो क्या हो जाएगा, फाई बराबर इंटीग्रेशन E/dA, ये होता है उसका फॉर्मूला, ये भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। और इसका जो SI मात्रक होता है वो वोल्ट मीटर होता है। यहाँ से आप बीमा भी निकाल सकते हैं। वोल्ट का क्या हो जाएगा mL2T-3 A-1, यहाँ से हो जाएगा L। तो आप दोनों का अगर निकालिएगा तो जो आंसर फाइनली आएगा वही होगा फ्लक्स का, ठीक है। तो यहाँ से आप आंसर ला सकते हैं, 2 नंबर पा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलिए। देखिए अगला प्रश्न 5 नंबर वाला प्रश्न देखिए किस प्रकार से पूछता है। कहता है कि छोटे विद्युत द्विध्रुव के कारण और दूरी पर विद्युत विभव का व्यंजक निकालिए। यानी कि आपसे पूछ रहा है कि इसका सूत्र जो निकल के आता है वो सिद्ध कीजिए कि विद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु आवेश के कारण विभव का मान निकालिए। वो आपको सिद्ध करना है। 5 नंबर तभी मिलेंगे जब पूरी को सिद्ध कीजिएगा, तब मिलेगा आपका 5 नंबर। तो इसको सिद्ध करने आता है कि नहीं,
अगर नहीं आता है तो आप जाके घर पर कर सकते हैं, ठीक है, ट्राई कर सकते हैं। कैसे कीजिएगा, देखिए थोड़ी बहुत हिंट देते हैं, पूरा नहीं करेंगे। ये कोई बिंदु आवेश है, इस पर कोई r दूरी पर ये एक बिंदु P होगा, ठीक है। उस पर आपको क्या निकालना है, विभव निकालना है, यानी कि V आपको फाइंड करना है। तो पहला सूत्र क्या लगाइएगा, दो आवेशों के बीच की दूरी यानी कूलाम बल लगाइएगा। तो कूलाम बल क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन r², ठीक है। अब फिर लिखिएगा अल्पांश के कारण, जो अल्पांश के कारण होता है, किया गया कार्य होता है उसके कारण लिखिएगा, फिर दोनों में इंटीग्रेशन कीजिएगा, फिर आपका फाइनली आंसर आएगा। तो अगर करने नहीं आता है तो घर पर जाइएगा, जो सर पढ़ाएं उसका प्रैक्टिस करिएगा एकदम जोर शोर से, ठीक है, ताकि आपकी 5 में 5 नंबर आ जाए। तो देखिए डेरिवेशन में पूछता है, इस तरह से भी क्वेश्चन आता है। तो अगर यहाँ तक आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह से क्वेश्चन आपको करवाते हुए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। तो ये बताइएगा कि ये आपको सिद्ध करने आता है कि नहीं, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में करिएगा क्या आपको इम्पोर्टेंट डेरिवेशन भी चाहिए, उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। सेशन अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना मेरे भाई, इससे मोटिवेशन मिलता है मुझको। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।